पशु की आयु ज्ञात करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इनमें से सही कथन आपको बताना है आयु ज्ञात करने के संदर्भ में। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की क्लास है। 100% आपकी परीक्षा में सवाल छपने वाला है। पूरी क्लास को ध्यान से देखना है और जो साथी आ चुके हैं वो एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना अन्य साथियों के साथ में। और मैं लाइव चैट ओपन कर लेता हूं, आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। चलिए, आप सबका स्वागत है। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार। आ जाइए सारे। देखिए, पशु की आयु ज्ञात करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है पशु की आयु आयु पर उसका उत्पादन निर्भर करता है। पशु की आयु पर उसका उत्पादन निर्भर करता है। पशु की आयु पर उसका खान पान निर्भर करता है। यहां पर पशु लिखना, पशु की आयु पर उसकी कीमत निर्भर करती है। उपरोक्त सभी कथन सही है। पूछा क्या है? पशु की आयु ज्ञात करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये तीनों कथन क्या है आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे? 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, मैंने आपको जब पशु की आयु ज्ञात करने के तरीके बताए थे उसमें हमने बात करी थी कि पशु की आयु जानना इसलिए जरूरी होता है कि पशु की आयु पर उसका उत्पादन निर्भर करता है कि दूध कितना हो रहा है। पशु की आयु पर उसका खान पान भी निर्भर करता है कि किस उम्र का जो पशु है वो कितना खाता है, ठीक है। और आयु पर उसकी कीमत भी निर्भर करती है। अगर बहुत बूढ़ा पशु है, ठीक है, तो उसकी कीमत कम होगी। तो इस तरह से ये तीनों चीजें क्या है? सत्य है आयु ज्ञात करने के संदर्भ में, आयु के संदर्भ में। अगला सवाल देखो, आपसे पूछा गया है कि गाय भैंस की औसत आयु कितनी होती है? देखो, गाय भैंस की, उसके बाद बात करें तो बकरी भेड़ की आप छापते जाओ जिस जिस बच्चे को पता है। बकरी भेड़ की, उसके बाद में घोड़े की, उसके बाद में ऊंट की। इन सब की औसतन आयु या जीवन काल कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं? जीवन काल कह सकते हैं कि इनका जीवन काल लगभग कितना होता है। जीवन काल आपसे पूछ लेगा तो जीवन काल आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे? ठीक है, जीवन काल आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? देखो, गाय भैंस की बात करें तो गाय भैंस की जो औसतन आयु होती है वो 20 से लेकर कितनी होती है? 23 वर्ष होती है। पेन चेंज कर लेते हैं। कितनी होती है? 20 से लेकर 23 वर्ष। तो ऑप्शन क्या कर देंगे? 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बकरी भेड़ का किसी ने लिखा है क्या? देख लेता हूं मैं। सुजुकी लिख रहा है तीसरा ऑप्शन में। हाँ, तो सुजुकी को सही कर लिया ना, तो गलत प्रिंट हुआ था। ठीक है सर, ये कौन है पागल? ब्लॉक करो इसे। कौन है पागल? कौन है? किसको ब्लॉक करना है? मेरे ध्यान में नहीं आया अभी तक। कोई आएगा तो कर देंगे, ठीक है। अगर कोई डिस्टर्ब करने वाला आएगा तो उसको ब्लॉक कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। हाँ देखो, उल्टे सीधे कमेंट आपको नहीं करना है। देखो, भेड़ बकरी की बताओ आप में से किस किस को पता है? भेड़ बकरी की देखो जो औसतन आयु होती है वो होती है 10 से लेकर 13 वर्ष। 10 से लेकर 13 वर्ष। घोड़े की जो औसतन आयु होती है वो 20 से लेकर 25 वर्ष। ऊंट की जो औसतन आयु होती है वो 40 से लेकर 50 वर्ष। ये औसतन आयु आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये सारे देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे भी है। अच्छा, सभी क्लासेस के जो नोट्स है ना वो भाई धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? इन सभी क्लासेस के जो नोट्स है ना वो धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेंगे, ठीक है। धोरा क्लासेस ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है या लिंक दिया है वहां से इंस्टॉल कर लेना है। सवाल आपसे देखो यहां पर पूछा गया है कि दुधारू पशुओं में दूध उत्पादन से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? दुधारू पशुओं में दूध उत्पादन से संबंधित आपसे कथन पूछा। पहला कथन कह रहा है कि तीसरी ब्यात तक दूध घटता है या दूध का उत्पादन कम होता है। तीसरे से पांचवें ब्यात तक दूध बढ़ता है। कौन से? तीसरे से पांचवें तक। फिर तीसरे से पांचवें ब्यात तक स्थिर रहता है। दूध जो है वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। समान रूप से उत्पादन होता है तीसरे, चौथे, पांचवें ब्यात में। फिर पांचवें ब्यात के बाद बढ़ता है। पांचवें ब्यात के बाद में दूध उत्पादन क्या होता है? बढ़ता है। तो इनमें से सही कथन आपको छांट कर बताना है कि सही कथन कौन सा होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ोगे तब भी उत्तर दे पाओगे। एक सवाल इस टाइप का आपसे परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, बताइए इसका क्या होगा? फटाफट लिखते जाइए। मैं लाइव चैट थोड़ा ठीक कर लेता हूं ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन लिख रहे हैं, ठीक है।
चलिए, नव्या चौधरी है क्या? आरती, डॉटर ऑफ सरपंच। सबके लगभग बच्चों के ऑप्शन 2 और 3 आ रहे हैं। 2 और 3 आ रहे हैं। देखो, ये ध्यान रखना है आपको कि पशुओं के अंदर ये एक खासियत होती है कि जो दूध होता है वो तीसरे से लेकर 5वें ब्यात तक क्या होता है? स्थिर होता है। और पहले से लेकर तीसरे ब्यात तक दूध जो है वो बढ़ता है। दूध क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो पहले से तीसरे तक बढ़ता है, तीसरे से 5वें तक स्थिर रहता है, 5वें ब्यात के बाद में वो क्या है? कम होने लग जाता है। ठीक है, 5वें के बाद में क्या होता है? 5वें के बाद क्या होता है जी? कम हो जाता है, कम होने लग जाता है। धीरे 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 उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, जिसने 3 बोला है उसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या पूछा है। अगला सवाल पूछा है, प्राय पशुओं की आयु और जन्म तिथि का लेखा जोखा कौन रखता है? ये बड़ा अच्छा सवाल कि पशुओं की आयु का और जन्म तिथि का। ठीक है, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। क्या आपके घर में गाय भैंस का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? क्या आप डेट जो होती है वो लिख के रखते हो? क्या उसकी उम्र का और जन्म तिथि का लेखा जोखा आप रखते हो? कौन रखता है? डेयरी फार्म वाले रखते हैं, आम पशुपालक रखते हैं, पशु अनुसंधान केंद्र वाले रखते हैं? पहला और दूसरा दोनों। बताओ क्या सही करोगे इसमें। एक बार मैं चाहूंगा ना जितने साथी जुड़े हैं वो सेशन को लाइक जरूर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने ग्रुप के अंदर क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, लगातार हमारा प्रयास आप लोगों के लिए। आज आप 33वीं क्लास देख रहे हो। आपने कहा कि सर क्लास बीच में बंद तो नहीं होगी? मैंने कहा नहीं होगी, पढ़ाते रहेंगे जब तक आप पढ़ते रहोगे। और अब जो है आप लोगों की बेहतरीन तैयारी चल रही है और अच्छा स्कोर भी आप कर पा रहे हैं। मुझे लगता है आपकी सबकी अच्छी तैयारी चल रही है। जो नए साथी है ना वो जरूर जुड़े, पीछे वाले सेशन भी आप जरूर देखें। ठीक है, डेयरी फार्म, आम पशुपालक, पशु अनुसंधान केंद्र, इनमें से देखो जो डेयरी फार्म वाले होते हैं ना ये पशु की जन्म तिथि और आयु का लेखा जोखा रखते हैं। पशु अनुसंधान केंद्र वाले भी रखते हैं। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे? 4 इसका सही उत्तर कर देंगे। आम पशुपालक जो होता है वो जन्म तिथि का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। ठीक है, इसीलिए जरूरत पड़ती है कि पशु को खरीदते बेचते समय जो है खरीदार को आयु का पता रखना जरूरी होता है, नहीं तो चूना लग जाता है। क्या लग जाता है? चूना लग जाता है, पैसे लग जाते हैं फालतू में, नुकसान हो जाता है। पशु की आयु ज्ञात करने के कितने तरीके हैं भाई? कौन कौन से तरीके हैं पशु की आयु ज्ञात करने के? ये आपको बताना है। लिखिए जरा, फटाफट बताइए कौन कौन से तरीके हैं। बताइए, फटाफट लिखिए। तो देखिए मैंने कितने तरीके लिखे। शारीरिक दशा देखकर, सींग देखकर, खुर देखकर और दांतों को देखकर। तो ऑप्शन क्या कर देंगे? ऑप्शन कर देंगे 2, यानी 4 तरीके हैं। सॉरी, कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। तो ऑप्शन 2 जो है ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। शारीरिक दशा, सींग द्वारा, खुर द्वारा और दांतों के द्वारा, ये 4 तरीके हैं जिनको देखकर पशु की जो आयु है उसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, उसका क्या लगाया जाता है? अनुमान लगाया जाता है जी। ठीक है, फिर देखिए आगे आपसे क्या पूछा, बड़ा अच्छा सवाल है। कम उम्र के पशु की पहचान इनमें से नहीं है। क्या पूछा? नहीं। नकारात्मक सवाल का बड़ा ध्यान रखना होता है। जब भी परीक्षा में नकारात्मक सवाल आए ना, इस नहीं के ऊपर गोला कर लिया करो। ठीक है, इससे क्या होता है? ऑप्शन फाइंड आउट करने में आसानी होती है। देखो, कम उम्र की पशु की पहचान कैसे? पहचान इनमें से नहीं है। देखो, पहला, आंखें चमकीली और चपल होती है, सींग छोटे और चमकीले होते हैं, त्वचा खुरदरी होती है, आयन चिपका हुआ रहता है। देखो, अगर कम उम्र का पशु होगा ना तो 100% आंखें उसकी क्या होगी? चमकीली और चपल होगी। ठीक है, सींग छोटे और चमकीले होंगे। सींग छोटे होंगे ना कम उम्र में तो, और चमकीले होंगे, बिल्कुल सही है। आयन चिपका हुआ रहता है। आयन जो होता है वो क्या रहता है? टाइट होता है। त्वचा खुरदरी होती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। त्वचा क्या होती है? मुलायम होती है, पतली होती है और चमकीली होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ये जो तीसरा है ना ये गलत है। कम उम्र के पशु की पहचान का ये तीसरा तरीका गलत है। ये ज्यादा उम्र के अंदर होता है। ठीक है, ये ज्यादा उम्र के अंदर होता है मेरे भाई। ऑल राइट, चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, पशु के खुर प्रभावित नहीं होते। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ना है। दिया गया है कि पशु के खुर प्रभावित नहीं होते हैं। किससे नहीं होते हैं? पशु की आयु से, स्थानीय भूमि से,
पथरीली भूमि से, पशु के दूध उत्पादन से। पशु के जो खुर होते हैं वो इनमें से किससे प्रभावित नहीं होते हैं, ये आपका सवाल है। बड़ा अच्छा सवाल है। यस राजेश चौधरी, सरवन राजस्थानी गुड़िया, डॉटर ऑफ सरपंच योगेश सिक्करवार, सुमन, मुकेश, आर के शर्मा, किरण गौड़, नव्या चौधरी, रिंकू, योगेश, बताइए। क्वेश्चन तो आज जोर का है ना, आज मजा आएगा टेस्ट में, एकदम बढ़िया, एकदम अलग अलग क्वेश्चन है सारा, ठीक है। मजा आना चाहिए टेस्ट में। पूरा टेस्ट देने के बाद में जरूर बताना कि आपने कितने सवाल सही किए हैं, ठीक है। और टेस्ट पूरा दिया करो, हर एक सवाल पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। गुरुजी तुक्को लगा देंगे, तुक्को लगाओ, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। सर मैं आज जल्दी आ गया लगता है। जल्दी कहाँ आ गए महादेव, सवाल कितने करवा दिए। पशु के खुर प्रभावित नहीं होते हैं, तो सही ऑप्शन करेंगे 4। यानी जो पशु के खुर होते हैं ना, वो दूध उत्पादन से प्रभावित नहीं होते हैं। पशु की आयु के साथ में खुरों में बदलाव होगा, स्थानीय भूमि से भी असर पड़ेगा, पथरीली भूमि से भी खुरों के ऊपर असर पड़ेगा। ये ऑप्शन क्या कर देंगे 4। क्या करते पता है, पशु उनके खुर जो होते हैं ना, उनको काट कर उनको पॉलिश करके चमका दिया जाता है। इससे जो खरीदार होता है वो धोखे में पड़ जाता है। तो इस प्रकार की चालाकियां भी की जाती है जब पशु को बेचा जाता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। फिर देखिए पूछा गया है, गाय भैंस के सींग में पहला छल्ला कितने वर्ष की आयु में बनता। बड़ा अच्छा सवाल है। गाय भैंस के सींगू से किसकी पहचान होती है जी, आयु की पहचान होती है। किसकी पहचान होती है, आयु की। तो पहला जो छल्ला है ना, वो कितनी उम्र के अंदर बनता है, पहला छल्ला कितनी उम्र में बनता है, ठीक है। और पहले छल्ले के बाद में आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष एक नया छल्ला सींग में बनता है। तो 2 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद। पहले छल्ले का आपसे पूछा, मुझे लगता है सारे सही जवाब दे दोगे कि सर 3 वर्ष के बाद में पशु के सींग में पहला छल्ला बनता है। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर प्रत्येक वर्ष जो है एक छल्ला बनता जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या पूछा आपसे, सींग के छल्लों द्वारा पशु की आयु गणना करने का सूत्र है। सींग के छल्लों, यहाँ पे गलत आया हुआ है, छल्लों लिखना है। क्या लिखना है, छल्लों द्वारा आयु गणना करने का सूत्र आपको बताना। सूत्र क्या, 2 प्लस छल्लों की संख्या, 3 प्लस छल्लों की संख्या, 4 प्लस छल्लों की संख्या या 1 प्लस छल्लों की संख्या। सूत्र बताना है, पूछेगा आपसे। बड़ा अच्छा सवाल है। वेरी गुड, योगेश का आंसर आ गया है कि सर 2 प्लस छल्लों की संख्या कर दो, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो पहला छल्ला है ना, वो 3 वर्ष की आयु पर आता है। तो 2 वर्ष तो पहले वाले हो गए, फिर क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा, एक छल्ला आ जाएगा। और फिर आगे जो है जितने छल्ले आएंगे उतनी क्या हो जाएगी, उम्र हो जाएगी। तो बाद में क्या होगा, छल्लों की संख्या को ले लेंगे, ठीक है, छल्लों की संख्या को ले लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका अच्छा वाला सूत्र हो जाएगा आयु ज्ञात करने का। मान लीजिए किसी पशु के 4 छल्ले आए हुए हैं। कितने छल्ले आए हुए हैं, 4 छल्ले आए हुए हैं। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा। मतलब पशु की उम्र कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार से सींग के छल्लों को देखकर पशु की जो आयु है वो ज्ञात की जाती है। अगला सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें आपसे पूछा है कि पशु की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि आप कौन सी मानते हो। हमने देखा कि पशु की आयु ज्ञात करने की कितनी विधियां होती है, 4 विधियां होती है। 4 विधियों के अंदर सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है, सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, ये आपसे पूछा है। सींगों द्वारा, खुरों द्वारा, दांतों द्वारा या शारीरिक दशा के द्वारा। क्या लिखोगे इसका उत्तर, जिनके सींग टूट जाते हैं उनके दांत देखने चाहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट विधि जो होती है वो दांतों के द्वारा ही होती है। ऑप्शन क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। देखो शारीरिक दशा को देखकर आयु ज्ञात की जाती है, लेकिन बहुत अंतर आता है। सींगों को देखकर आयु ज्ञात की जाती है, ठीक ठाक आयु ज्ञात हो जाती है। लेकिन चालाक जो पशुपालक होते हैं वो सींगों की जो छल्लों को रगड़ देते हैं, फिर पता नहीं चलता कि छल्ले कितने हैं। मतलब 6 छल्ले आए हुए हैं, 2-3 को वो घस के एकदम क्लीन कर देते हैं, एकदम चकाचक कर देते हैं, तो फिर 3 ही बचे। तो आयु में 3 साल का फर्क आ जाता है। खुरों के अंदर क्या होता है कि खुर काट कर जो है, रगड़ कर जो है चमका दिया जाता है, जिससे खुरों से आयु ज्ञात करने में भी जो है अनुमान सही नहीं होता है, क्योंकि धोखा हो जाता है। सबसे बेस्ट तरीका होता है दांतों के द्वारा। भाई कोई भी पशुपालक अपने पशु के दांत नहीं निकालेगा, इतनी भयंकर वाली रिस्क वो नहीं लेगा। तो ऐसे में दांतों के द्वारा पशु की आयु ज्ञात करना सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है।
फिर देखिए आगे आपसे क्या पूछा है कि पशु में चवरण दांतों का दूसरा स्थायी जोड़ा किस आयु में निकलता है। इसका जवाब मैं देखूंगा कितने लोग दे पाते हैं। पशु में चवरण दांतों का दूसरा स्थायी जोड़ा कब निकलता है? 1 वर्ष की आयु में, 1.5 वर्ष की आयु में, 2.5 वर्ष की आयु में, या 3 वर्ष की आयु में? इसका देखना चाहूंगा कितने लोग सही जवाब देते हैं, बताइए जरा। 6 महीने का फर्क आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सवाल देखो पूछा है कि पशु में चवरण दांतों का दूसरा स्थायी जोड़ा जो है, दूसरा स्थायी जोड़ा कब निकलता है, ये आपका सवाल है। और आप ऑप्शन आप कह रहे हो ना कि सर ऑप्शन 2 कर दो, 2 बिल्कुल सही है, यानी 1.5 वर्ष की आयु में जो है दूसरा स्थायी जोड़ा निकल जाता है। फिर आपसे सवाल पूछा है कि अग्र चवरण दांतों का स्थायी, अग्र चवरण दांतों का, चवरण दांत आगे वाले अग्र चवरण दांत है उनका पूछा है कि अग्र चवरण, चवरण से जो पहले आते हैं उनको बोलता है। अग्र चवरण दांतों का जो स्थायी, स्थायी वाला पहला और दूसरा जोड़ा किस वर्ष की आयु में निकलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अग्र चवरण, चवरण, कर्तन और कील, काटने वाले, कोई भी नाम आ सकता है भाई साहब, इनका अच्छे से पता होना चाहिए। सवाल 100% यहां से पूछेगा। जब मैंने थ्योरी करवाई थी उस समय मैंने सारे तरीके आपको बताए थे, हर एक चीज के बारे में डिटेल से हमने बात करी थी। अभी थोड़ी सी और इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी 3 वर्ष की आयु के बाद। 3 वर्ष की आयु के बाद अगर चवरण दांतों का स्थायी पहला और दूसरा जोड़ा है वो निकल जाता है गाय भैंस के अंदर। अब यहाँ पर देखिए इस टेबल को थोड़ा सा ढंग से समझ लेना, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए अगर हम बात करें गाय भैंस की, विशेष रूप से ध्यान रखना हम गाय भैंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। गाय भैंस के अंदर क्या होता है कि जन्म के प्रथम सप्ताह के अंदर तो इस अस्थायी प्रथम जोड़ी निकलती है, ठीक है, काटने वाले दांतों की, ठीक है। उसके बाद दूसरा सप्ताह होता है उसमें अस्थायी दूसरी जोड़ी, तीसरे सप्ताह में तीसरी जोड़ी, चौथा सप्ताह में अस्थायी चौथी जोड़ी। और 1 माह से 6 माह तक गाय भैंस के अंदर 1 माह से 6 माह तक सभी अस्थायी अग्र चवरण, चवरण दांत का पहला स्थायी जोड़ा अर्थात कपोल दांत का चौथा स्थायी जोड़ा जो है वो निकल जाता है यहां तक का, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, 1.5 वर्ष की आयु में जो है चवरण दांत का दूसरा स्थायी जोड़ा निकल जाता है, ये यहां तक है, ठीक है। ये मैं यहां पे लाइन बना देता हूं। इसके बाद में 2 से 2.5 वर्ष की आयु में क्या होता है, एक तो काटने वाले दांतों की स्थायी प्रथम जोड़ी निकल जाती है, साथ में चवरण दांत का तीसरा जोड़ा निकल जाता है। कौन सा जोड़ा निकल जाता है? तीसरा जोड़ा। उसके बाद 2.25 से 2.5 वर्ष की आयु में अग्र चवरण दांतों का पहला और दूसरा जोड़ा निकल जाता है। अग्र चवरण दांतों का पहला और दूसरा जोड़ा निकल जाता है। दूसरा जोड़ा स्थायी जोड़ा होता है, ये जोड़ा क्या होता है? स्थायी होता है। 2.5 से लेकर 3 वर्ष की उम्र में स्थायी दूसरी जोड़ी निकलती है काटने वाले दांतों की। फिर 3 से 3.5 वर्ष की आयु में स्थायी तीसरी जोड़ी निकलती है काटने वाले दांतों की, और अग्र चवरण दांतों का तीसरा जोड़ा भी साथ में निकल जाता है। और 4 से 4.5 वर्ष की उम्र में स्थायी चौथी जोड़ी जो है वो निकल जाती है। इस प्रकार से जो है काटने वाले दांत, अग्र चवरण और चवरण दांत जो है पशु के अंदर निकलते हैं। ये आपको टेबल अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, एकदम ऑथेंटिक है, गारंटेड। फिर देखो सवाल आपसे क्या पूछा है कि काटने वाले दांतों की स्थायी चौथी जोड़ी कब निकलती है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। काटने वाले दांतों की बात की है, काटने वाले दांतों की स्थायी चौथी जोड़ी की बात करी, अभी हमने टेबल पढ़ा था उसके आधार पर यह सवाल पूछा गया है। 1 वर्ष की आयु के बाद, 2 वर्ष की आयु के बाद, 3 वर्ष की आयु के बाद, या 4 वर्ष की आयु के बाद। अब टेबल को अगर अभी आपने ध्यान से देखा है तो इसका जवाब भी आप बिल्कुल क्या दे दोगे, सही दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन क्या कर दोगे? बिश्नोई, मैं पहली बार आपकी क्लास देख रही हूं तो ठीक है, क्लास देखो, आपको अच्छी लगे, समझ आए तो फिर आप आगे चैनल को सब्सक्राइब करके धुरा क्लासेस परिवार का हिस्सा बन सकते हो, बाकी लाखों बच्चों की तरह। यहां पर देखिए दिया काटने वाले दांतों की स्थायी चौथी जोड़ी कब निकलती है? 4 वर्ष की आयु में निकलती है। यहां पे देखिए 4 वर्ष से 4.5 वर्ष की आयु में स्थायी चौथी जोड़ी निकलती है काटने वाले दांतों। तो यहां देखिए इस टेबल को याद करना पड़ेगा, यहां से सवाल आपका बनेगा, इसलिए मैंने इसको साथ में दोबारा से समझाया। थ्योरी वाली क्लास में भी मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल क्या पूछा है। देखो यहां पर सवाल है भेड़ बकरी का। भेड़ बकरी में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? दांतों की कुल संख्या बतानी है आपको। 21 होती है, ठीक है, 21 होती है।
21, 24, 32 या 36? भेड़ बकरी के अंदर, भेड़ बकरी गाय भैंस के अंदर दांतों की संख्या का पूछा है, कौन बताएगा आप में से? टोडाराय सिंह, उम्मीद, योगेश, टुक टुक, टुक टुक बताओ क्या होगा? जे तेजालाल की सर, जे तेजालाल की स्वागत है। 32 ऑप्शन क्या करेंगे? 3 कर देंगे। 3 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर देखिए सवाल आपसे पूछा है कि भेड़ की कर्तन दांतों की तीसरी, जिसको बोलते हैं पार्श्व जोड़ी, कब निकलती है? बहुत अच्छा सवाल है। भेड़ों की पूछी है कर्तन, अभी हमने गाय भैंस की पढ़ी थी टेबल के अंदर, अभी भेड़ का पूछ रहा है कि भेड़ की कर्तन दांतों की तीसरी पार्श्व जोड़ी जो है वो कब निकलती है? भेड़ की, बकरी की, गाय भैंस की अलग अलग याद करना है। तो यहां पर माह में आपको बताना है कि किस माह के अंदर भेड़ की कर्तन दांतों की तीसरी या पार्श्व जोड़ी जो है वो निकलती है। ठीक है, केंद्र, मध्य, पार्श्व, इस प्रकार से जो जोड़ी है वो आपकी बनती है। यहां पर देखो सही उत्तर क्या करोगे आप? कर्तन दांतों की तीसरी जोड़ी, देखो आपको दिखाता हूं। कर्तन दांतों की जो है कौन सी जोड़ी? तीसरी, जिसको बोलते हैं पार्श्व जोड़ी। ये रही पार्श्व जोड़ी, ये 26 से 30 माह की आयु में निकलती है। अब यहाँ पे देखो 26 से 30 माह आपके ऑप्शन नंबर किस में है? 3 में दिया गया है। तो भेड़ की कर्तन दांतों की तीसरी पार्श्व जोड़ी निकलती है 26 से 30 माह की उम्र में। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही है। योगेश कह रहा सर 26 से 30 बिल्कुल सही है। अब देखो इस टेबल को थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। देखो भेड़ों की दांत निकलने की आयु की बात करें तो जन्म के समय 0 से 2 जोड़ी अस्थायी दांत भेड़ के होते हैं। 6 से 10 माह की बात करें, ये महीने के अंदर 6 से 10 माह की बात करें तो सभी अस्थायी दांत जो वो निकल जाते हैं। 6 से लेकर 10 माह तक सभी अस्थायी निकल जाते हैं। 14 से लेकर 20 की बात करें तो प्रथम केंद्रीय जोड़ी जो है वो निकल जाती है, प्रथम केंद्रीय जोड़ी निकल जाती है। 21 से 25 वर्ष की आयु में दूसरी मध्य जोड़ी है वो निकल जाती है। 26 से 30 वर्ष में तीसरी पार्श्व जोड़ी निकल जाती है और 30 से 36 माह की उम्र में चौथी कोने वाली जोड़ी जो है वो निकल जाती है। इस प्रकार से जो 4 जोड़ियां हैं वो निकल जाती है आपकी। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखना, यहां से सवाल बनेगा आपको, यहां से सवाल आपसे पूछेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर देखिए सवाल पूछना है कितने वर्ष की आयु के बाद, बड़ा अच्छा सवाल है, कितने वर्ष की आयु के बाद बकरी में तेजी से बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है? बकरी में तेजी से बुढ़ापा, मैं देखूंगा कितने लोगों का सही, क्योंकि बकरी तो अमूमन जो है आप लोगों के घरों में होगी, बकरी होगी, गाय भैंस होगी। पूछा गया है कि बुढ़ापा, औसतन आयु जो है, जीवन काल जो होता है वो 10 से लेकर 13 वर्ष तक का होता है, वो जीवन काल होता है। यहां पूछा बुढ़ापा कब से आना शुरू हो जाता है, कितने वर्ष की आयु से तेजी से जो है बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, दांत जो है वो गिरने शुरू हो जाते हैं, ये आपसे पूछा है, इसका आपको जवाब देना है। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर कह रहे हो कि 5 वर्ष की आयु, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 वर्ष की आयु बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन 2। 5 वर्ष की आयु के बाद जो बकरी होती है उसमें तेजी से बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। वैसे बकरी का जीवन काल होता है 10 से लेकर 13 वर्ष, तो 10 वर्ष की आयु तक वो हो सकता है वो खत्म हो जाए, और कोई अच्छी नस्ल की बकरी होती है, हष्ट पुष्ट होती है, तो वो 10 से लेकर 13 वर्ष तक की आयु तक जीवन काल ले लेती है। पूछा भेड़ बकरियों में कितने माह की उम्र में कर्तन दांतों की प्रथम स्थायी जोड़ी निकलती है? कर्तन दांतों की प्रथम स्थायी जोड़ी की, कर्तन दांतों की प्रथम स्थायी जोड़ी आपसे पूछी है। कर्तन दांतों की प्रथम स्थायी जोड़ी 15 माह, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे? 3 बिल्कुल सही कर देंगे। बकरियों के बारे में कुछ चीजें आपको जरूर ध्यान में रखना है। कौन कौन सी बातें हैं जो बकरियों के बारे में आपको पता रखना है? देखिए भेड़ बकरियों को 5 वर्ष की आयु में प्रौढ़ माना जाता है, 5 वर्ष की आयु में वो प्रौढ़ होती है। बकरियों में 1 वर्ष की आयु में सभी अस्थायी कर्तनदान निकल जाते हैं, 1 वर्ष की आयु में सभी कर्तनदान निकल जाते हैं। 14 माह की उम्र में प्रथम केंद्रीय जोड़ी अस्थायी दांत पूरे गिर जाते हैं, उनके स्थान पर प्रथम जोड़ी स्थायी दांत निकल जाते हैं। कितने वर्ष की आयु में? 14 माह। इसके बाद द्वितीय मध्य जोड़ी, तृतीय पार्श्व जोड़ी और चौथी जोड़ी निकलती है, अस्थायी दांत गिर जाते हैं, उसके स्थान पर क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष की आयु में स्थायी दांत निकल जाते हैं। तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ष की आयु में सभी के सभी जो स्थायी दांत है वो निकल जाते हैं। 5 वर्ष की उम्र के बाद में स्थायी दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और बकरी में तेजी से बुढ़ापा आने लग जाता है। ठीक है, ये बकरी के बारे में आपको ध्यान में रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बाद में आप नोट्स से अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेना। ठीक, इंस्टॉल कर सकते हो। आज की क्लास का पहला सवाल आप लोगों के सामने आ गया है। मैं चाहूंगा आप इस क्लास में एकदम सुपर एक्टिव रहे और बढ़िया तरीके से फुल कंसंट्रेशन के साथ में आप जवाब देते रहें। ठीक है,
चलिए पहला सवाल आपसे पूछा गया, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? आपको पता है हमने जो पशुओं से संबंधित योजनाएं जो कार्यक्रम है उनकी क्लास मैंने ली थी, उसमें मैंने आपको बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं करवाई थी। तो उस क्लास से आपका सवाल है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? गुरुजी तुक्को लगा सके, तुक्का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यानपूर्वक आपको तुक्का लगाना है, ठीक है? यानी आपका तुक्का सही होने की संभावना अच्छी रहनी चाहिए आपके तुक्के में, ठीक है? मुंशी, बिश्नोई, राजस्थानी गुड़िया, कविता, सुमन, भावेश। सर आपका दूसरा चैनल भी है, आज देखा मैंने। अच्छा, दूसरा चैनल भी है, उस पर हमारी एसएससी जीडी की क्लासें जल्द ही शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? वो हमारा सेंटर का चैनल है ना, केंद्रीय भर्तियों का चैनल है। तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 11 सितंबर, नवंबर, दिसंबर 2019, 18, 11 आपको अलग अलग डेट्स जो है दी गई है। चलिए बताइए क्या होगा इसका? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2019 में शुरू किया गया था, ठीक है? तो सही उत्तर क्या करेंगे? 11 नवंबर 2019 के अंदर। ये जो कार्यक्रम आपका है ना, ये कार्यक्रम आपका पशुपालन विभाग भारत सरकार के द्वारा, ठीक है? पशुपालन विभाग भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, ठीक है? भारत सरकार, ठीक है? यानी केंद्र सरकार ने इसको वित्त पोषित किया। कौन सी सरकार ने वित्त पोषित किया? केंद्र सरकार ने इसको वित्त पोषित किया। यानी जो भी राशि इसमें खर्च होती है वो खर्च कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कार्यक्रम किससे संबंधित है, ठीक है? यहां पर थोड़ा सा चेंज आप कर लो, 11 नवंबर नहीं है बल्कि 11 सितंबर है। महीना नहीं देखा था मैंने, इसलिए मैंने इस पे टिक कर दिया। ऑप्शन क्या करना है? ऑप्शन 1 करना है, ठीक है? ऑप्शन 1 करना है, ध्यान रखना। 11 सितंबर 2019 को इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। चलिए, तो ऑप्शन इसके अंदर 1 होगा, ध्यान रखना। फिर आगे बढ़िए और अगला सवाल देखिए। इसमें आपसे क्या पूछा गया? राष्ट्रीय गोकुल मिशन परियोजना जनवरी 2020 में शुरू की गई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन परियोजना जनवरी 2020 में शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये सवाल है। कृषि विभाग द्वारा, पशु चिकित्सा विभाग द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा? नमस्कार सर जी, नमस्कार, राम राम जी, स्वागत है। जो भी साथी नमस्कार दुआ सलाम कर रहे हैं, अभिवंदन कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, उन सब का स्वागत है। राम राम सर जी, राम राम जी, स्वागत है, आप सबका स्वागत है। फटाफट आप उत्तर देना शुरू कर दीजिए। बेहतरीन, जानदार, जबरदस्त क्लास है और बढ़िया सवाल आप लोगों के लिए इस क्लास में रहने वाले हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन परियोजना जनवरी 2020 में शुरू की गई और ये शुरू की गई थी पशुपालन विभाग के द्वारा। ऑप्शन क्या करेंगे इसके अंदर? ऑप्शन 3 करेंगे। ऑप्शन 3 बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? ये योजना है जनवरी 2020 में शुरू की गई, तो मार्च 2024 तक ये चलने वाली योजना है, ये भी ध्यान रखना। मार्च 2024 तक चलने वाली आपकी ये योजना है। इसको भी वित्त पोषण जो है वो केंद्र सरकार दे रही है, केंद्र सरकार, ठीक है? यानी इस योजना के अंदर जो भी खर्च होगा वो कौन वहन करेगा? तो केंद्र सरकार वहन करेगी। राष्ट्रीय, आप देख रहे हो राष्ट्रीय ना, राज्य नहीं है। तो कुछ योजनाओं का नाम अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। राष्ट्रीय से पता चलता है कि ये केंद्र सरकार की योजना है। तो ऑप्शन इसके अंदर 3 आपका बिल्कुल एकदम सही उत्तर है। एस.के. चौधरी ने ऑप्शन 3 बोला है, बिश्नोई ने बोला है और जाट ने बोला है कि सर ऑप्शन 3 को लॉक कर दो, तो लॉक कर दिया है। अगला सवाल देखिए, फिर पूछा गया है उष्टर संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी, ठीक है? उष्टर मतलब क्या हो गया आपका? ऊंट। क्या हो गया? ऊंट। यानी ऊंट संरक्षण परियोजना जो है वो कब शुरू की गई थी? ये राजस्थान की एक बेहतरीन, बढ़िया, जबरदस्त परियोजना है जिसके माध्यम से ऊंटों को बचाने का कार्य जो है वो सरकार ने करने का प्रयास किया है। तो ये योजना कब शुरू की? सर जी मेरे BSTC 2022 में काउंसलिंग के पैसे नहीं आए अकाउंट में, आ जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है? चलो इसका बताओ क्या होगा? उष्टर संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? ये आपका सवाल है। इसका सही उत्तर क्या करेंगे जी? बिल्कुल 1 नवंबर 2022 को। ऑप्शन कर देंगे 4। ऑप्शन 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उष्टर संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? 1 नवंबर 2022 को। ऊंटनी जो है जब बच्चा पैदा करती है तो किसानों को एक निश्चित धनराशि दी जाती है, उस धनराशि के माध्यम से जो है किसानों को ऊंट संरक्षण परियोजना का लाभ दिया जाता है, ठीक है? देखिए अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल आपको फंसाएंगे, ध्यान रखना। अगर पेपर अच्छे लेवल का आ गया ना तो ये वाले सवाल आएंगे। और ये सवाल कैसे करोगे?
ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। उष्टर संरक्षण परियोजना के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। ऐसा कथन जो आपको गलत लगता हो, असत्य लगता हो, उसका चयन करना है। देखो पहला है, यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। उष्टर संरक्षण परियोजना आप सबको पता है, ऊंट राजस्थान में सर्वाधिक है और भारत के अंदर ऊंट कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में। तो राजस्थान की योजना है, तो ये कथन बिल्कुल क्या है आपका? सही है। यह योजना 1 नवंबर 2022 में, हाँ गुरुजी अभी हमने पढ़ा था ये सवाल कि 1 नवंबर 2022 को पशुपालन विभाग के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। ये कथन भी बिल्कुल क्या है आपका? सही है। फिर है, इस योजना में 10,000 की राशि एक साथ सीधे ऊंट पालक के खाते में प्रदान की जाती है। एक यह है। दूसरा है, इस कथन में 5-5 हजार की राशि सीधे ऊंट पालक के खाते में प्रदान की जाती है। देखो जी, राशि जो है ना, राशि आपकी कितनी है? राशि तो इसके अंदर आपकी 10,000 रुपए ही है, यानी किसान को कितनी राशि दी जाएगी? 10,000 रुपए दी जाएगी। इन दोनों कथन के अंदर फर्क है। हालांकि ये दोनों ये बात कह रहे हैं कि 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी, फिर भी इन दोनों कथन के अंदर क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि इस योजना में 10,000 की राशि एक साथ नहीं दी जाएगी। अब कोई भी बच्चा इस सवाल को पढ़ेगा, जिसने इस योजना को पढ़ रखा है, उसके ये दिमाग में रहेगा कि हाँ 10,000 की राशि दी जाती है। तो हो सकता है कि कभी कभी क्या आप जब पेपर अटेंड करते हो तो आपको लगता है क्यों टाइम वेस्ट करें, अगला ऑप्शन देखने से पहले ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दोगे। इस ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, खाली एक ही गलती है कि 10,000 की जो राशि है वो एक साथ सीधे अकाउंट में दी जाएगी। ये गलत है, एक साथ नहीं दी जाती है, 5-5 हजार रुपए की 2 किस्त में दी जाती है। इस वजह से ये वाला कथन तो सही है और ये वाला कथन क्या है? गलत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। इस तरह से जो सवाल है वो आपको परीक्षा में छका सकते हैं, ध्यान रखना। इस तरह के सवाल गलत हो सकते हैं क्योंकि मिलते जुलते कथन आपको दिए जाएंगे, बहुत बड़ा आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो इस योजना में 10,000 की राशि दी जाती है, क्लिक करेगा कि सही है 10,000 की दी जाती है, लेकिन एक साथ नहीं दी जाती है, अलग अलग दी जाती है। इसलिए ये कथन सही और ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। मेरी बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। एक बार यस लिख दो अगर ये वाला सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप तैयारी में लगे हुए हो। एक बार यस लिख दो अगर ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो। हुसैन लाला, राम, हुसैन, विजय, SK, एक बार यस लिख दो फटाफट सारे जिनको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया है। यानी उष्टर संरक्षण परियोजना के अंदर जब ऊंटनी बच्चा पैदा करती है तो उस समय किसान को 5-5 हजार रुपए की 2 किस्तें दी जाती है और राशि सीधे उसके ऊंट पालक के अकाउंट में चली जाती है। इस योजना में इस तरह से लाभ जो है वो दिया जाता है। 1 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी, राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, यानी खर्चा कौन उठाता है? राज्य सरकार। एक बार यस लिख दो अगर सवाल समझ में आ गया है तो ठीक। आगे देखिए फिर अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा है, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये बहुत ही अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? मुझे लगता है इस योजना के बारे में आपने खूब सुना होगा क्योंकि ये चर्चा का विषय भी रही हुई आपकी योजना है। तो चर्चा का विषय जिस योजना का रहता है तो आप उसके बारे में सुनते हैं, समझते हैं। तो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है? वेरी गुड। देखिए अगर आप ऑप्शन कह रहे हो ना कि सर इसके अंदर 6 अगस्त नहीं है, ये 6 सितंबर होगा, अगस्त नहीं होगा। वेरी क्लोज ऑप्शन, बट ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन 4 6 सितंबर 2023 आप कह रहे हो तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये जो योजना है ये आपकी पशुपालन विभाग की योजना है, ठीक है? और पशुपालन विभाग की योजना में पूछेगा कि इसका वित्त पोषण कौन करता है, तो वित्त पोषण इसका राज्य सरकार करती है। यानी ये योजना जो है ये राज्य सरकार की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को शुरू किया था। याद रखना 6 सितंबर 2023 को इस योजना को शुरू किया गया था और बहुत अच्छी योजना। अब इसी योजना से संबंधित एक सवाल ये बन जाता है, क्या सवाल बनता है कि कामधेनु मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का प्रीमियम कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। और मैं चाहूंगा यार जितने भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं ना भाई, सारे के सारे जवाब देंगे इसका, ठीक है? मैं चाहूंगा सारे लोग इसका उत्तर लिखोगे, ठीक है? सारे के सारे लोग, ठीक है? ये बहुत अच्छा सवाल है, मुझे लगता है कि सारे लोगों को उत्तर लिखना चाहिए, चाहे आप तुक्का भी लगाओ लेकिन सोच समझ कर आप सारे जवाब दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं देखूंगा सबका आंसर, ठीक है? तारा सिसोदिया, दलीप, कमल, कालियो। अच्छा, कालियो कूद पड़ियो मेला में है, कूद पड़ियो क्लास के मायने। चलो सारे लोग लिखोगे, मजा आएगा ना इस सवाल में।
अरे वाह, सबने उत्तर दिया, बहुत अच्छी बात है। आप मेरा कहना मानते हो ना, ये बात मेरे दिल को छू जाती है आप लोगों की। इसका सही उत्तर जो है ना वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। आप शॉक हो गए होंगे कि सर ऑप्शन 4 कैसे होगा। 4 इसलिए होगा कि भाई इस सवाल में पूछा क्या है कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का प्रीमियम कितना है। जब हम बीमा करवाते हैं तो हमें प्रीमियम देना पड़ता है, और प्रीमियम जो है वो इस योजना के अंदर नहीं है। ये निःशुल्क बीमा योजना, यानी पशुपालक को 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी प्रीमियम होगा वो सारा कौन वहन करेगा? सारा का सारा वहन करेगी राज्य सरकार। कौन वहन करेगा? राज्य सरकार। तो इसके अंदर प्रीमियम की कोई राशि नहीं देनी पड़ती है। ये एक निःशुल्क बीमा योजना है। कैसी योजना है? निःशुल्क बीमा योजना है, ठीक है, निःशुल्क बीमा योजना है, ठीक है। और इसमें प्रीमियम कौन देता है? तो प्रीमियम की बात करें, प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम इसमें राज्य सरकार देती है, ठीक है, देती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि सारे लोग उत्तर देंगे। भाई प्रीमियम अलग चीज होती है और बीमा का क्लेम अलग चीज होती है, ठीक है। बीमा जो पास होता है वो अलग चीज होती है, ठीक है, और प्रीमियम है वो अलग। प्रीमियम पहले देना पड़ता है जब बीमा करवाते हैं, और राशि जो है वो बाद में मिलती है जब क्लेम किया जाता है। मजा आया कि नहीं आया बताओ एक बार? आगे सर जी, आगे तो बहुत बढ़िया काम करो, अब पढ़ भी ले, ठीक है। बाप रे, बताओ जी, बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मजा आया? एक बार यस लिख दो सारे। चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। ये लो जी, फिर से घुमाने फिराने वाला सवाल है। और ऐसे सवाल आते हैं भाई जब पेपर अच्छा होता है, कंपटीशन ज्यादा होता है, बहुत बच्चे एग्जाम देते हैं, तो फिर अच्छा लेवल हो जाता है। जैसे सीईटी का जो एग्जाम हुआ था, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम आसान हुआ था और 12th लेवल का एग्जाम मुश्किल हुआ था। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में ज्यादा मार्क्स है और 12th वाले में कम मार्क्स है। तो ऐसा होता है, जब कंपटीशन ज्यादा होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, तो पेपर का लेवल अच्छा बन जाता है, अच्छा बनता है। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये सवाल है, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के बारे में असत्य कथन बताओ। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? पहला कथन देखिए, यह योजना 6 सितंबर 2023 को शुरू की गई। हमने अभी अभी पढ़ा था, बिल्कुल सही कथन है। अगला, यह योजना पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। बिल्कुल, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित ये योजना है। इस योजना में बीमा निःशुल्क है। बताओ निःशुल्क है क्या? इस योजना में पशुधन के अकाल मृत्यु होने पर 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। बताओ जी, बताओ क्या करोगे? सही उत्तर क्या करोगे? राम राम गुरुजी, राम राम भाई, स्वागत है। क्या करोगे इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या है, इस सवाल का सही उत्तर है कि इस योजना में पशुधन के अकाल मृत्यु होने पर 50,000 रुपए नहीं दिए जाते हैं। बताओ, कमेंट में लिखो कितने रुपए दिए जाते हैं जी? रुपए दिए जाते हैं सर 40,000। कितने रुपए दिए जाते हैं? 40,000 रुपए दिए जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने इसका लाभ उठाया है क्या अब तक? इस योजना का किसी को लाभ मिला हुआ है क्या? अगर आपके किसी के ध्यान में है तो एक बार कमेंट जरूर करना। 40,000 इज द करेक्ट आंसर। 40,000 होगा, 50 नहीं होगा। किसी को लाभ मिला है क्या? अगर दो की मृत्यु हो जाए तब 80,000 है, फिर तो आप मल्टीप्लाई करते जाओ, 40,000। अगर मान लो किसी गाय या भैंस की अकाल मृत्यु हो जाती है तो 40,000 रुपए आपको इसका बीमा क्लेम मिलता है, ठीक है। एक बताओ मेरे को, एक बात ये बताओ कि किसी को ये पैसे मिले हैं क्या इस योजना के तहत? अगर मिले हैं तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। ऑलराउंडर टेस्ट सीरीज बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी। टेस्ट सीरीज में थोड़ा टाइम लगेगा अभी, ठीक है। टेस्ट सीरीज बाद में आएगी, ठीक है। चलो जी, अगला सवाल देखो जी, पशु मित्र योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? बहुत अच्छा सवाल है। पशु मित्र योजना से सवाल आया है, कौन चला रहा है ये योजना, ये आपको इस सवाल के अंदर बताना है। बताओ जी। सर लाभ कैसे ले? हमारे तो पशु ही नहीं है, दूध भी पड़ोसी के यहाँ से लाना पड़ता है। तो भावेश फिर लाभ की मत सोचना, पड़ोसी से दूध लाते हो तो फिर पड़ोसी को हो सकता है लाभ मिले, आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पशुपालकों के लिए है।
पशु मित्र योजना किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही है, ये आपका सवाल है। सारे के सारे लिख दो, इसका जवाब तो मुझे लगता है कोई गलत नहीं करेगा। अगर इसका गलत कर रहे हो तो फिर भाई साहब आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत तैयारी करने की जरूरत है। राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। और ये योजना आपको पता होना चाहिए कि बजट 2022-23 की योजना है, ठीक है ना, ध्यान रखना, बजट 2022-23 की ये योजना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो फिर देखिए अगला सवाल क्या पूछा है। ये सवाल आपसे पूछा है कि पशु मित्र योजना में कितने बेरोजगार युवाओं को पशुधन सहायक की जिम्मेदारी दी गई है या दी जाएगी या दी जा रही है, जो भी है बताओ। पशु मित्र योजना में कितने पशु मित्र बनाए जा रहे हैं, कितने पशु मित्र लगाए जा रहे हैं, ये आपका सवाल है। भाई बेरोजगारों को लगाया जा रहा है, इसके अंदर जो बेरोजगार युवा है ना, जो प्रशिक्षित है, ये भी ध्यान में रखना, जिनको ट्रेनिंग मिली हुई है ना, जिनको ट्रेनिंग मिली हुई है उन्हीं को लगाया जा रहा है, सबको नहीं लगाया जा रहा है। तो कितने लोगों को लगाया जा रहा है ये आपको बताना है, 10,000, 5,000, 3,000 या 2,000, बताओ जल्दी। ऑप्शन कह रहे हैं सर ए आ रहा है काफी लोगों का, बी भी आ रहा है, तो ए बी दोनों तो नहीं लिख रहे हो साथ में। ऑप्शन होगा बी, यानी ऑप्शन होगा 5,000। ऑप्शन क्या कर देंगे, 2, 5,000 बेरोजगार प्रशिक्षित पशु सहायक जो है, पशुधन सहायक जो है वो बनाए गए हैं पशु मित्र योजना के तहत। और इस योजना के अंदर ये जो लगाए गए पशु मित्र है, इनका कार्य रहेगा कि विभिन्न योजनाओं की जानकारी पशुपालक के दरवाजे तक पहुंचाना, कृत्रिम गर्भाधान की जानकारी देना, अच्छी नस्ल के बारे में जानकारी देना, पशुओं की बीमारियों के बारे में जानकारी देना, टीकाकरण के बारे में, दवाइयों के बारे में सब कुछ बताना, ये इनकी क्या है, मुख्य जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो, और जब आप पशु परिचर बन जाओगे तो फिर इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, मुझे लगता है इनको फिर बाद में हटा दिया जाएगा जब आप पशु परिचर बन जाओगी, क्योंकि फिर ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाएगी कि आप जो है किसानों को जागरूक बनाओगे। ये सवाल पढ़ो, फटाफट उत्तर लिखो, ठीक है। शेयर तो किया नहीं, आप लोग बड़े कंजूस हो रहे हो आजकल, है ना। अरे इतनी शेयर करने में कोई कंजूसाई मत किया करो रे, शेयर कर दिया करो क्लास को। आयुष्मान मित्र के बारे में नहीं आएगा सवाल तो क्यों बताएं अपन, आयुष्मान मित्र की बात कभी और करेंगे। भामाशाह पशु बीमा योजना 2016-17 के अनुसार गोवंश, देखो एक तो दिया है आपको गोवंश, दूसरा दिया है भैंस वंशीय। ध्यान रखना योजना कौन सी है, भामाशाह पशु बीमा योजना 2016-17 सरकार के पिछले कार्यकाल में शुरू की गई। भामाशाह, भामाशाह आप सबको पता है बीजेपी की जो है टैगलाइन सी बनी हुई थी, भामाशाह योजना, भामाशाह योजना। तो भामाशाह पशु बीमा योजना 2016-17 के अंदर शुरू करी गई थी। गोवंश और भैंसवंशीय पशुओं की अधिकतम प्रीमियम दर कितनी थी, देखो मुख्यमंत्री पशुधन बीमा योजना के अंदर कोई प्रीमियम राशि नहीं रखी गई है। 40,000 रुपए अधिकतम जो सहायता राशि है वो दी जाती है अगर किसी पशुधन की अकाल मृत्यु हो जाती है। लेकिन इससे पहले जो इसी तरह की योजना चली हुई थी उसका नाम था भामाशाह पशुधन बीमा योजना। भामाशाह पशुधन बीमा योजना में इसमें फर्क यह है कि इनके अंदर प्रीमियम का फर्क है, इसमें प्रीमियम था और मुख्यमंत्री पशुधन बीमा योजना में प्रीमियम नहीं देना पड़ता, निःशुल्क है। तो योजनाएं क्या होती है, इस तरह से सरकार के साथ में योजनाएं बदल जाती है, नाम बदल जाता है और कुछ चीजें बदल जाती है। देखिए गोवंश और भैंसवंशीय पशुओं की अधिकतम प्रीमियम जो राशि वो ऑप्शन नंबर 1 यानी 2.5% रखी गई थी। कितने रुपए पर रखी गई थी, तो गाय जो है गोवंश, गोवंश की अधिकतम कीमत जो है, गोवंश की अधिकतम कीमत इसके अंदर 40,000 रखी गई कि भाई अधिकतम कीमत 40,000 पर 2.5% प्रीमियम। और जो भैंस है, भैंस वंश पर 50,000 रुपए अधिकतम राशि कि भाई ज्यादा से ज्यादा भैंस कितने रुपए की हो सकती है, 50,000 रुपए की हो सकती है। तो 40,000 और 50,000 अधिकतम राशि के ऊपर 2.5% प्रीमियम जो है वो इसके अंदर रखा गया था, 2.5% प्रीमियम इसके अंदर रखा गया था। ऑप्शन क्या कर दोगे, ऑप्शन 1 अगर कह रहे हो तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार अपने स्टेटस पे क्लास को चिपका दो ईमानदारी से, अगर मजा आ रहा है, सवाल बेहतरीन लग रहे हैं और तैयारी जबरदस्त वाली हो रही है तो फिर क्लास को जरूर शेयर कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। इसमें पूछा गया आपसे कि गाय व भैंस का आवास कितने प्रकार का होता है। गाय भैंस के आवास के बारे में हमने एक डिटेल सेशन किया है, उसमें हमने गाय भैंस की आवासीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा है। तो गाय भैंस के जो आवास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका सवाल है।
बताओ जी क्या होगा सही उत्तर। आवास कितने प्रकार के होते हैं जी सर? 5 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 2 प्रकार के आवास होते हैं। ठीक है, एक तो आवास होता है अस्थाई। अस्थाई, इसको खुला आवास भी बोला जाता है, खुला, इसको लूज हाउसिंग सिस्टम बोला जाता है। दूसरा है पारंपरिक, पारंपरिक या बंद आवास, पारंपरिक या बंद आवास। ठीक है, इसको इसको बोलते हैं कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। ठीक है, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम इसको बोला जाता है, या ट्रेडिशनल हाउसिंग सिस्टम इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है लूज हाउसिंग सिस्टम। ठीक है, दो तरह के आवास होते हैं। गाय भैंस के आवास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पढ़ाया था ना, बताया था मैंने डिटेल में आपको। खुला और बंद कह लो, अस्थाई या पारंपरिक कह लो, अस्थाई या पारंपरिक कह लो, और स्थाई भी आ सकता है। चलो अब देखो, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, पूछा गया है कि गौवंश के खुले आवास में कितना भाग खुला रखा जाता है। अभी हमने देखा आवासीय व्यवस्था में, तो गौवंश के जो खुले आवास होते हैं ना, उनमें कितना भाग खुला रखा जाता है। ये अस्थायी आवास की हम बात कर रहे हैं, लूज हाउसिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, खुले हाउस की हम बात कर रहे हैं। तो कितना भाग खुला रखा जाता है? 1/3, 2/3, 1/4 या 2/5? दीपक कह रहा सर काऊ और बफेलो को रखने का स्थान बाड़ा होता है। बाड़ा होता है, सही बात। बाड़ा नहीं पूछेगा, छपरा भी नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। इसका बताओ क्या करोगे। देखो इसमें पूछा क्या, गौवंश के खुले आवास जो होते हैं ना, उनमें खुला भाग होता है 2/3, यानी ऑप्शन क्या कर देंगे 2, और 1/3 जो भाग होता है ये इनका छायादार होता है, छायादार होता है। मतलब जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उस समय इनको छायादार स्थान में बांध दिया जाता है, दूध निकालने का समय होता है तब इनको बांध लिया जाता है, अन्यथा इनको खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और खुला भाग 2/3 और 1/3 छायादार भाग इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, पानी की खेड़ी की व्यवस्था भी इसके अंदर की जाती है। ठीक है, राजस्थान के अंदर इस तरह से पशुओं को बड़े स्तर पर रखा जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में पशुओं की कौन सी हाउसिंग विधि, भाई अच्छा सवाल है, पशुओं की कौन सी हाउसिंग विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? राजस्थान के अंदर जो पशुओं की सबसे अच्छी हाउसिंग विधि है वो आपको बताना है इस सवाल के अंदर। चंपाराम, कैलाश, दीपक, महावीर, तारा, सत्यपाल, सही उत्तर बताओ क्या होगा। राजस्थान में पशुओं की कौन सी हाउसिंग विधि सबसे अच्छी मानी जाती? ओपन हाउस, क्लोज हाउस, लूज हाउस या कन्वेंशनल हाउस? राजस्थान के अंदर क्योंकि खूब जगह है तो लूज हाउस प्रेफर किया जाता है। ऑप्शन क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। 3 वाला बिल्कुल देखो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, राजस्थान के अंदर लूज हाउसिंग विधि के माध्यम से ही ज्यादा पशुओं को रखा जाता है। आपने देखा होगा खेतों के अंदर जो है कच्चे छपरे बनाए हुए होते हैं, छपरे के बाड़ बनाई हुई होती है। ठीक है, खुला स्थान रखा हुआ होता है प्रॉपर तरीके से। जैसलमेर, बाड़मेर साइड के अंदर खूब आपको ये लूज हाउसिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसमें 3 करेंगे, ऑप्शन सी कर देंगे और बिल्कुल ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। पारंपरिक पशु आवासीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? पूछा गया है कि पारंपरिक पशु आवासीय व्यवस्था कितने प्रकार की। अब देखो पारंपरिक आपसे पूछा है, ठीक है, कन्वेंशनल आपसे पूछा, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम जो है वो कितने प्रकार का होता है ये पूछा है। 2, 3, 4 या 5? बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान से आपको उत्तर देने की जरूरत है। सब समझ में आया है सर जी, बहुत बढ़िया। जिनको समझ आ रहा है ना अच्छे से वो यस लिखते जाओ। देखो पारंपरिक पशु आवासीय व्यवस्था जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो इसका देखो उत्तर क्या करोगे आप। देख लेता हूं कितने लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। बिल्कुल देखो उत्तर कह रहे हो कि 2 तो 2 सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा कि एक तो पारंपरिक हाउसिंग सिस्टम के अंदर एकल पंक्ति प्रणाली चलती है, एकल पंक्ति व्यवस्था, एकल पंक्ति व्यवस्था होती है। एक तो ये व्यवस्था और दूसरी जो है दूसरी है द्विपंक्ति, द्विपंक्ति व्यवस्था, द्विपंक्ति आवास व्यवस्था। ये 2 तरह के हाउसिंग सिस्टम होते हैं पारंपरिक के अंदर। ठीक है, पारंपरिक में 2। अब जो
द्विपंक्ति जो है ना, इसके अंदर दो प्रणालियां चलती है। एक जिसको बोलते हैं फेस टू फेस, एक तो बोलते हैं फेस टू फेस, एक बोलते हैं टेल टू टेल। टेल टू टेल यानी जिसमें मुख जो है वो विपरीत दिशा में होते हैं। फेस टू फेस में फेस आमने सामने होते हैं, टेल टू टेल में फेस विपरीत दिशा के अंदर होते हैं। ये द्विपंक्ति व्यवस्था की बात है। बाकी पारंपरिक हाउसिंग सिस्टम के अंदर दो तरह के हाउस होते हैं, एकल पंक्ति और द्विपंक्ति। द्विपंक्ति के अंदर दो होते हैं। ध्यान से समझ में आ गया क्या? ये एक बार यस लिख दो। ये वाला अगर समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दो फटाफट सारे। कुमारी भारती, चलिए इस समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट वन इज सेइंग पशु आवास की कौन सी विधि में श्वसन संबंधित बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है? ये अच्छा सवाल है भाई, अब पढ़ा है तो उत्तर दे दोगे। पशु आवास की कौन सी विधि में श्वसन संबंधित बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है? श्वसन संबंधित बीमारियां कौन सी आवासीय विधि के अंदर ज्यादा रहता है? फेस टू फेस, टेल टू टेल, ओपन फेस या क्लोज फेस? बताओ जरा। जी गुरुजी, यस सर, ठीक है भाई, चलो अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका बताइए क्या सही उत्तर आप करने वाले हो। कौन सी विधि के अंदर श्वसन संबंधित जो बीमारियां हैं वो फैलने का खतरा बढ़ जाता है? तो ये विधि आपकी हो जाएगी फेस टू फेस, नंबर 1। आपको कंफ्यूज करेगा क्लोज फेस, आप कहोगे ओहो सर क्लोज फेस वाली, क्लोज फेस होगा तभी तो, नहीं ये तो कोई विधि है ही नहीं। ओपन फेस ना, ओपन फेस की भी कोई विधि नहीं है, फेस टू फेस है और टेल टू टेल है। फेस टू फेस के अंदर खतरा रहता है श्वसन संबंधित बीमारियां फैलने का, टेल टू टेल में ऐसा कोई खतरा नहीं रहता। इसीलिए जो पारंपरिक आवासीय विधि है उसके अंदर टेल टू टेल को अच्छा माना जाता है, प्रेफर किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट, अधिक संख्या। अधिक संख्या का मतलब क्या है सर? अधिक संख्या का मतलब है कि 80 से 100 पशुओं को रखने के लिए आवास की कौन सी विधि को सबसे अच्छा माना जाता है? अब मान लीजिए कि आपको 80 से 100 पशुओं को रखना है, 80 से 100 पशुओं को रखना है, तो आवास की कौन सी विधि आप सबसे अच्छी मानोगे? कौन सी विधि आप आवास की अपनाओगे इतनी संख्या में अगर आपको पशु रखने हो, गाय भैंस रखनी हो तो? ठीक है, देखो अस्थायी आवास, खुला आवास, फेस टू फेस या टेल टू टेल? बताओ जरा। हाँ, अब आप अपने सारे नाम बताओ, जन्म का नाम बता दो, घर का नाम बता दो, निक नेम बता दो, पेट नेम बता दो, सारे बता दो। अरे तैयारी कर लिया करो क्लास के अंदर जब आते हो चैटिंग करने के लिए, तो वो आपका क्या बोलते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम, टेलीग्राम तो सॉरी नहीं, लेकिन व्हाट्सअप, ये सब चीजें कर लिया करो। चलो इसका देखो सही उत्तर क्या करेंगे, हम करेंगे टेल टू टेल। ऑप्शन क्या कर देंगे 4। अगर 80 से 100 जानवर रखना है तो आवास की टेल टू टेल जो विधि है उसको अपना लेना चाहिए। अस्थायी आवास तो कैसे यार, 80-100 को अस्थायी में नहीं रखा जा सकता। खुला आवास भी इतने सारे जानवरों के लिए उपयुक्त नहीं होता, फेस टू फेस में सबसे संबंधित बीमारियां फैल जाती है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 अगर कह रहे हो तो बहुत सही उत्तर है आपका। चलो जी आगे बढ़ो। 8 से 10 पशुओं को रखने के लिए आवास की कौन सी विधि अच्छी होती है? अब ये बताओ जरा, 8 से 10 किस किस के घर में पशु है ये भी साथ में कमेंट करना। भी ऐसा बच्चा है जिसके घर में 8 से 10 पशु है, गाय भैंस पाडा बछड़ा बकरी भेड़ सब मिला के? लिखो जी। अरे यार बहुत केयरिंग हो रहे कमेंट बॉक्स में तो आप हैं, लाइव चैट के अंदर बड़े केयरिंग हो रहे हो। कोई पूछ रहा है खाना खा लिया क्या, कोई पूछ रहा है नाम क्यों चेंज कर लिया, कोई पूछ रहा है लड़कों से परेशान हो गए क्या, कोई चाय का पूछ रहा है, कोई कॉफी का पूछ रहा है, हैं? कोई तबीयत का पूछ रहा है। बड़े केयरिंग हो यार, कौन से घर से आए हुए लोग हो? हैं? राजस्थान के तो नहीं लग रहे हो आप लोग। राजस्थान वाला तो इतना ज्यादा केयरिंग को नहीं हुआ है, इतो भी कहीं पूछनो है तो यार बड़ो प्यार जताओ कमेंट बॉक्स में एक दूसरा लेर, थाने भेड़ा बिठा दे तो केयरिंग ही खत्म कोन हुआ है। पढ़ाई गणा कर थे फिर
झिलमिल माँ आगी तो बहुत बढ़िया बात है, पढ़ाई कर ले, फिर अटेंडेंस देने की कोई जरूरत को नहीं, मैं कोई रजिस्टर लिया थोड़ी बैठे हूँ थंग वास्ते हैं। माँ आगी मैं चली गई। कुछ बच्चा तो केयर हो जाओ, ओके सर मैं जा रहा हूँ, 10 मिनट बाद आऊंगा, 5 मिनट, सवाल का जवाब नहीं देंगे, बाकी सब बता देंगे। सर जी इनको पढ़ना नहीं है, हाँ कुछ ऐसा ही अंदेशा मुझे हो रहा है इनको देख के। 8 से 10 पशुओं को रखने के लिए आवास की कौन सी विधि अच्छी होती है? देखो 8-10 पशुओं को रखने के लिए एकल पंक्ति ही सबसे अच्छी विधि होती है। एकल पंक्ति के अंदर जानवर सुखी रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, चारा पानी सब एकदम अच्छे से पिलाया खिलाया जा सकता है। तो एकल विधि हम कहेंगे कि सही विधि है 8 से 10 के लिए। 8 से 10 में फेस टू फेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। फेस टू फेस तब किया जाता है जब ज्यादा जानवर होते हैं, कम जगह होती है। टेल टू टेल की भी जरूरत नहीं है, 2 पंक्तियों की कोई जरूरत नहीं है, एक पंक्ति के अंदर भी पूरी व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। भंवर सिंह उदयपुर वालों का स्वागत है, भैया आ जाओ। गौशाला का निर्माण सदैव होना चाहिए, बताओ। ये टॉपिक हमने पढ़ा था गौशाला निर्माण वाला, गौशाला प्रबंध हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से गौशाला का प्रबंध होना चाहिए। किस किसने ढंग से पढ़ा है? गौशाला का निर्माण सदैव होना चाहिए। पहला, समतल और सपाट स्थान पर, अधिक ऊंचे स्थान पर, ऊंचे और सपाट स्थल पर या कठोर स्थान पर। भाई साहब परीक्षा जो नाम है ना, ये बड़ा नाम होता है, और परीक्षा में कोई भी अगर परीक्षा देने बैठता है तो वो परीक्षार्थी बन जाता है, यानी एक स्टूडेंट बन जाता है। इसलिए परीक्षा एग्जाम जो नाम होता है ना, ये बहुत बड़ा नाम होता है। और एग्जाम नाम बड़ा इसीलिए होता है क्योंकि इस तरह के सवाल जो है ना वो गलत हो जाते हैं, परीक्षा में आते आते भी गलत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मैंने सवाल को पढ़ा कि गौशाला का निर्माण सदैव होना चाहिए, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि समतल और सपाट स्थान पर होना चाहिए। भाई साहब उत्तर तो बिल्कुल सही आ गया, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। हम तो ऑप्शन क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। नहीं, आगे पढ़ो इसको। अधिक ऊंचे स्थान पर ना, ज्यादा ऊंचे स्थान पर कौन चढ़ाएगा? कौन? घणो ऊंचो स्थान बनार आप गौशाला बना दें तो ज्यादा ऊंचे पर पहुंचाना, ले जाना लाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। चारा कैसे पहुंचाओगे? गलत हो जाएगा। ऊंचे और सपाट स्थल पर होना चाहिए, ऑप्शन 3 कर देंगे। देखो स्थान थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, सपाट का मतलब समतल एक ही बात है, सपाट समतल में कोई फर्क थोड़ी है, नहीं है। तो सपाट और ऊंचे स्थान पर गौशाला निर्माण करना चाहिए ताकि बारिश के दिनों में पानी का भराव ना हो। ठीक है, सूखापन रह सके, गर्मी में जो, सर्दियों में जो धूप है वो आसानी से पहुंच सके। इस तरह से ऊंचा और सपाट स्थल पर ही गौशाला का निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन क्या करेंगे? 3 देख रहा हूं किस किसने लिखा है, देख लो। ए भी आया ना, मैं कह रहा था ना आएगा, है ना, आएगा, क्योंकि ये तो जल्दी उत्तर देना है, हमें तो चाय पानी का पूछना पड़ेगा ना लाइव चैट में जो है तबीयत कैसी है किसकी, नाम क्या है, ये सब पूछना है, तो इसका तो तुरंत ही दे देंगे। तो परीक्षा में क्या करोगे? ताकोगे एक दूसरे को। अगला देखो जरा, पशु की परजीवियों से रक्षा करने के लिए कौन सी दवा का छिड़काव किया जाता है? परजीवी रोगों से बचाने के लिए, परजीवियों से रक्षा करने के लिए जो है कौन सी दवा का छिड़काव जो है वो किया जाना चाहिए? दवा का छिड़काव भी किया जाता है, पशुओं को नहलाया भी जाता है इस दवा से। तो कौन सी दवा जो है परजीवियों से पशुओं की रक्षा करती है? सर जी मैंने आपका कोर्स पार्ट ए बी लिया है, 99% क्वेश्चन सही आ रहे हैं, थैंक्स, थैंक यू सर। तो बहुत अच्छी बात है, आपने कोर्स ले रखा है, बाकी लोगों को भी अच्छा मैसेज आ रहा है कि आप ये बता रहे हो कि बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है और 99% आपके सवाल सही आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तैयारी ऐसे ही आप करते रहो, लगातार करते रहो, ठीक है। पशु की परजीवियों से रक्षा करने के लिए कौन सी दवा का छिड़काव किया जाता है? साइपरमेथ्रिन का छिड़काव किया जाता है, कल ही बताया था मैंने। ऑप्शन क्या करेंगे? 1 करेंगे। साइपरमेथ्रिन दवा का यूज किया जाता है क्या करने के लिए? छिड़काव करने के लिए, परजीवियों से रक्षा करने के लिए, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए जी, अगला सवाल क्या कह रहा है? अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की विधि है। अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की कौन सी विधि है? विधि आपसे पूछा है कि कौन सी विधि है जो अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण करने में काम आती है। साइपरमेथ्रिन बिल्कुल सही हो गया, युवराज सिंह आपका उत्तर सही है। आगे बताइए, मंजू चौधरी, सुमन खाटोर, ऑलराउंडर कैलाश, डॉक्टर ऑफ सरपंच, कुमारी भारती, सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण करने की विधि है
कंपोस्टिंग, एकीकृत प्रणाली, रेंडरिंग, ये तीनों की तीनों विधियां हैं। ऑप्शन करेंगे सरकारी वाला, उत्तर नंबर 4 यानी 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की एकीकृत प्रणाली में कितने डिग्री तापमान होना चाहिए, यह भी बताया हुआ है। कितने डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए एकीकृत प्रणाली के अंदर, एकीकृत प्रणाली में कितने डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है, ये आपका सवाल है। देवाराम ग्रासिया, इंटरेस्टिंग शॉट। राकेश बताओ सही उत्तर क्या होगा। अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की एकीकृत प्रणाली में कितने डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर 37 डिग्री, और ये हो जाएगा गलत, क्योंकि 35 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा सही उत्तर, यानी ऑप्शन क्या कर देंगे 3 कर देंगे। 35 डिग्री तापमान जो है इसकी आवश्यकता रहती है इस प्रणाली के अंदर। 37 डिग्री हमारे शरीर का तापमान होता है। बस अपन तो बचपन में वही याद रीड है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब लागू किया गया था, यह सवाल पूछेगा तो क्या उत्तर लिखोगे आप। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब लागू किया गया था। ठीक है, पशु जैव चिकित्सा अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण करने के लिए ये वाला जो रूल है ये लागू किया गया था। ठीक है, और एक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है वो कब लागू किया गया था, ये आपका सवाल है। सही उत्तर हम कह देंगे कि ऑप्शन नंबर 3 कर दो, 2016 के अंदर। यानी आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की पालना करनी है। पशु जैविक चिकित्सा अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जिसके अंदर टीका की सुई है, सिरिंज है, दवाई की बोतल्स वगैरह है, पट्टी वगैरह है, ये सब चीजें जो जैविक चिकित्सा अपशिष्ट है इनको नष्ट करना जरूरी है, इनका निस्तारण करना जरूरी है इस रूल के तहत। ठीक है, 2016 का है ये, 2016 का है। ठीक है, चलो जी आगे है खींच। खींच नहीं है भाई, खींच है ये। खींच में दूध की अपेक्षा लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है, बताओ। खींच में दूध की अपेक्षा लैक्टोज की मात्रा कम पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है, समान पाई जाती है, या बदलती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। और मानकुंठा कितनी रहे। ठीक है, बताओ मुझे बताना कमेंट करके कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं पूरी क्लास देखने के बाद में सारे। खींच के अंदर लैक्टोज की मात्रा कम पाई जाती है, यानी ऑप्शन क्या करेंगे 1 कर देंगे। 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कम पाई जाती है भाई खींच की मात्रा, खींच में लैक्टोज कम पाया जाता है। देखो सारे लिख रहे हैं अधिक पाया जाता है। गजब आदमी। आगे देखो, दही की अम्लता होती है। दही की अम्लता आपसे पूछिए कि दही की अम्लता कितनी होती है। दही का जो पीएच मान है, दही का जो पीएच मान है वो 6 होता है। ठीक है, 6 या 6 से कम होता है, 6 या 6 से कम होता है। दूध का जो पीएच है, दूध का जो सामान्य पीएच है वो रहता है 6.4, 6.4 होता है, क्षारीय। ठीक है, मेरा सही हुआ क्योंकि स्वाद में तिखा होता है। हाँ जी, स्वाद में तिखी होती है ना खींच, इसलिए जो है खींच में लैक्टोज कम पाया जाता है। ठीक है, दही की अम्लता कितनी होती है ये आपसे पूछा। मैंने बोला कि 6 से लगभग 6 के आसपास जो है अम्लता रहती है, दही की अम्लता रहती है। तो फिर आप कह दोगे कि सर इसमें तो ऑप्शन ए ही होना चाहिए। फिर कितना 0.7 से 0.9 अम्लता जो है वो दही के अंदर रहती है। ऑप्शन क्या करना है 1 करना, 1 वाला। ठीक है, ऑप्शन 1 करना है। 6 तक तो मैं कह रहा हूं कि पीएच 6 तक रहता है, तो फिर अम्लता रहेगी ना बाकी 1, बाकी है ना 0.7 से 0.9। फिर यदि दूध में पानी मिश्रित कर दिया जाए तो दूध का रंग कैसा होगा। दूध का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा अगर दूध में अधिक मात्रा में पानी मिला दिया जाए तो। गहरा नीला, हल्का पीला, हल्का नीला सॉरी गुलाबी, और हल्का पीला। जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा। इसका बताइए क्या होगा। देखो पूछा है यदि दूध में पानी मिश्रित है तो दूध का रंग कैसा होगा। इसका हल्का नीला हो जाएगा दूध का रंग। ऑप्शन 2 बोला होगा सबने, इसका तो हल्का क्या हो जाएगा नीला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए,
आज की क्लास में मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं और शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन सारे सवाल थे। बताना कमेंट करके कितने सही किए हैं। और जो बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं ऑफर के तहत मात्र 599 में आपको पार्ट A+B की शानदार तैयारी करवाई जा रही है। इसी में आपको टेस्ट सीरीज दे देंगे, इसी में आपको क्लास के नोट्स दे देंगे, इसी में आपको महत्वपूर्ण सवाल दे देंगे। यानी सब कुछ आपको 599 रुपए के अंदर मिल रहा है। और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर 8094142584, इस पे आप कोई भी सहायता ले सकते हो। बाकी हम मिलते हैं आगे नई क्लास में। आगे आपकी 8:30 बजे से अभी यस सर की क्लास होने वाली है, तो यस सर की क्लास में सारे शामिल हो जाना। बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन, जानदार क्लास। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू। आपको जो भी पूछना है कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, या कल के सेशन में हम बात कर लेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, राम राम।